कैसे हैं सभी, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर और अपने यूट्यूब चैनल मनीषोमेट्री पर। आज हम लोग ये क्लास आप सभी के लिए लाए हैं और ये क्लास है आपके लिए पीईटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीईटी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 तारीख को, उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चंस आपको मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाएगा और ये सब क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम में कर ले जाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी इसको पढ़ो और साथ में अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, जिससे बाकी लोग भी इसको पढ़ सकें और अच्छे से ये टॉपिक तैयार कर सके। वैसे तो ये टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में सभी ने इक्वेशंस पढ़ा होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए होंगे, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, है ना, टू वेरिएबल्स हम पढ़ा होगा। बहुत से इक्वेशंस हैं। पहली चैप्टर है 9th क्लास में देखा होगा 1 वेरिएबल इक्वेशंस हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल इक्वेशंस पढ़ा होगा। ऐसे ही वहाँ पर क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इस इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन होंगे, उसकी पावर कैसी है, मतलब कितना उसका 1 पावर है, 2 पावर है ना, तो जीरोज कितने होंगे, कितने उसके सोल्यूशंस होंगे। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर 2 घात होती है तो क्वाड्रेटिक होती है, ऐसे उसके कितने सोल्यूशंस होंगे, जितनी पावर होती है उतने उसके सोल्यूशंस होते हैं। तो ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी मिस हो गई हों या दिमाग में नहीं आ पा रही हों या आपने रिवीजन नहीं किया हो। तो इसलिए हम लोग आज सीखेंगे। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम लोग सीखेंगे ये टॉपिक आपके लिए कितना बहुत ज़बरदस्त कारगर साबित होगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपके सामने, क्वेश्चन से पहले कुछ आप समझ लीजिए। इसमें मैं थोड़ा इसको बढ़ा दे रहा हूँ, आप सब पढ़ लीजिए। तो इसमें जो है, जैसे आप इसको देखिए ध्यान से, जैसे बोला है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनिक सोल्यूशंस, बहुत सी इसमें पॉइंट हैं। जैसे यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, कोई चीज़ें समांतर होती हैं तो क्या होती है, उसका स्लोप क्या होता है, प्रवणता क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आप इसको पढ़ना अच्छे से, मैं पूरा लिख दिया हूँ उसमें, है ना, आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसको बेसिक से मैं पूरा समझा दूंगा एक बार कि आप इसको अच्छे से समझ सको। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे कि कह रहा है इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाई, अगर कोई इक्वेशंस दी हुई हैं तो उसके 3 तरीके सोल्यूशंस होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, पूरा समझा देना आपको। देखिए जैसे कोई 2 इक्वेशंस हैं, जैसे मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं बात करूं, पहला कंडीशन आप समझिएगा। जैसे मैं बात करूं आपसे कि कोई 2 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशंस होती है ना, यही है लीनियर इक्वेशन। दूसरी अगर है a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। अब देखो, अगर कोई 2 इक्वेशंस हैं तो वहाँ कंडीशंस कितनी होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि उसके अद्वितीय हल हो। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अद्वितीय, इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। अद्वितीय हल, इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है उसका एक ही हल हो, मतलब यूनिक मतलब अद्वितीय सोल्यूशन हो। अद्वितीय मतलब उसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन ना हो। तब ये क्या होता है, तो कंडीशन होती है अगर कोई दूसरा हल ना हो, मतलब वो सिर्फ क्या होगा, वो इक्वेशन सिर्फ एक बार काट रही होंगी। कितनी बार काट रही होंगी, सिर्फ एक बार काट रही होंगी। जैसे ये ऐसे 2 इक्वेशंस ऐसे बनाएगी तो कितनी बार काट रही हैं, सिर्फ एक बार। अब ये कंडीशंस होती है, हो सकता है थीटा इज इक्वल टू कोई एंगल हो, थीटा इज इक्वल टू 90 हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है, और थीटा इज नॉट इक्वल टू, ये भी दोनों, ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर अब यहीं पर देखो, अगर ये ऐसे हो गई तो इस ये जो है अगर 90 हो गया, अगर मान लो थीटा 90 हो गया, तो समझ लीजिए इसकी जो प्रवणताएं होती हैं m1 गुणे m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये तो फिक्स हो गया। फिर समझ लीजिए जो a1 अपान b1 है, a1 अपान जो b1 है इज इक्वल टू माइनस ab2 अपान a2 अपान b2 होगा। ये तो कन्फर्म है। ये जो a1 अपान b1 है, देखो a1 अपान b1 इंटू माइनस का a2 अपान b2, ये दोनों का, या इंटू ले लो इसको, तो बराबर -1 होता है। तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा उसका। ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा। अभी इसकी बात करते हैं, पूरा समझना जरा। इसमें जो है ये चीज़ें सब समझ में आ गई, थोड़ा वेट करना, अच्छे से समझना, सब कुछ आपको हम समझा देंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में। देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे
ये कोई ग्राफ है, समझना है, ये कोई ग्राफ है। अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसे आती है, एक इक्वेशन ऐसे कोई चली जाती है, अब ये पॉइंट है, अगर ये दोनों 90 पर कट कर रही हैं, अगर बताना ये 90 डिग्री अगर है, पहली कंडीशन, अगर ये 90 है, देखो एक बार कट कर रही है, ये तो कंफर्म हो गया कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ये तो फिट हो गया। लेकिन उसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो थीटा 90 डिग्री होता है या तो थीटा 90 डिग्री नहीं होता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फिर क्या होता है, उनके जो स्लोप होते हैं, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा स्लोप, स्लोप का मतलब होता है प्रवणता, प्रवणता होती, स्लोप मतलब एक्स अक्ष की तरफ झुकाव, किसकी तरफ झुकाव, एक्स अक्ष की तरफ झुकाव, एक्स अक्ष की तरफ झुकाव, वो भी कैसी, धनात्मक प्लस की तरफ, एक्स अक्ष की तरफ झुकाव। इसका जो झुकाव होता है एक्स अक्ष की तरफ, जो झुकाव है उसे हमें देखना होता है। तो ये है तुम्हारा एक्स अक्ष, इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष, हाँ है ना। इसको बोलते हैं बेटा वाई अक्ष, है ना। तो ये जो झुकाव इसका है, ये वाला एंगल, अगर ये वाला थीटा है मान लो, तो ये वाला एंगल जो है अगर 90 है तो ये कितना हुआ, ये 90 प्लस थीटा हुआ, 90 प्लस कितना हुआ, ये तुम्हारा 90 है, ये तुम्हारा कितना थीटा है, तो 90 प्लस थीटा किस में घटाओगे 180, तो 90 माइनस थीटा हुआ, कितना हुआ, ये वाला हुआ 90 माइनस थीटा, ये वाला, तो ये वाला कितना हुआ, ये हुआ 90 प्लस थीटा। अब देखो अगर हम इसकी प्रवणता लेते हैं तो इसकी प्रवणता हो जाती है मान लो tan थीटा, ये m1 हो गई। अगर इसकी प्रवणता लेते हैं तो tan हो जाएगी 90 प्लस थीटा, हाँ ना, ये प्रवणता होती m बराबर tan थीटा, याद रखिएगा m बराबर tan थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा आपकी माइनस कॉट थीटा, दूसरे में आएगी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, -1 हुआ, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है -1। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से, कि अगर कोई दो इक्वेशन को, ध्यान समझना, ये हो सकता है आपको बोरियत लगे थोड़ी, लेकिन अगर समझ गए कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस C2 बराबर 0, ये इक्वेशंस हैं दोनों। अब इसमें जो है ये कंडीशन पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो मैंने कहा कि इसमें अगर हम यूनिक सोल्यूशन की बात करें, यूनिक सोल्यूशन की बात करें, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने आपसे बताया, यूनिक का हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय। इसका कभी ऐसे नाम लिखा है पर समझ लेना, जो बच्चे पीटी की तैयारी करते हैं, पेट की पेपर देते हैं, वो समझ जो अद्वितीय लिखा होगा पेपर में, तो इसका मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब होता है कि चंद्रमा क्या है, अद्वितीय है, मतलब एक ही है। सूर्य क्या है, अद्वितीय है। अगर आप क्या हैं, आप यूनिक हैं, नहीं बोलते आप मैथ के मास्टर या आप बहुत अच्छे विद्यार्थी यूनिक हैं, मतलब आप जैसा कोई है नहीं, मतलब दूसरा कोई है नहीं। आपको ये समझना है यूनिक का मतलब क्या होता है, कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने यूनिक बोला है, तो इसमें मतलब ये हुआ कि जो इसमें मान होता है, जैसे सपोज डैट कि मैंने कहा दो इक्वेशंस हैं, ये ग्राफ है, मान लो ये इक्वेशन गई, एक इक्वेशन ये गई, अब कट रही हैं, एक पॉइंट पे कट रही हैं। अब जो कट रही हैं वही उसके सोल्यूशन होते हैं। मतलब कोई लाइनें, दो लाइनें, चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, अगर वो एक बार काट रही है, कितनी बार बोलो तेज तेज, एक बार काट रही है, तो उसे हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, या तो थीटा जो होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, या थीटा इज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन अलग अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर और गहराई में जाओगे तो अगर ये बराबर है तो समझ जाना इस कंडीशन को हम लोग इस तरह, अगर मान लो ऐसे और ये इस तरह गई है, तो अगर ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो समझ जाना ये प्रवणता अगर m1 है और इसकी ये प्रवणता अगर m2, इसकी प्रवणता m2 है, तो हो जाता है m1 गुणे m2 इज इक्वल टू -1। इसको भी याद रखना, ये भी तुमसे पूछ सकता है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो क्या होता है, उनके कितने हल होंगे, पहला तो उनके यूनिक सोल्यूशन होंगे और दूसरा उनकी जो स्लोप होंगे उनका मल्टीप्लाई -1 होगा। अच्छा ये तैयार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट। अच्छा अब इसमें ये पॉइंट हो गया, अब हम लोग इसमें और क्या तैयार करते हैं, देखो ध्यान से। अब इसमें तुम्हारे मतलब की चीज़ क्या है कि अगर कोई इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, अब a2x, अब वो ध्यान समझना, आप समझने की बारी है आपकी, और प्लस c2 बराबर 0। अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मान लो तुमने अभी कहा कि अगर ऐसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, तो पहली कंडीशन लिया हूँ मैं यूनिक सोल्यूशन की, क्या लिया हूँ, यूनिक सोल्यूशन की।
मतलब अद्वितीय हल की बात किया हूँ। तो इसमें मैंने कहा हूँ कि अगर दो लाइनें ऐसे कट रही, अब देखो स्लोप, इसका मतलब इसका जो तीसरा टर्म है उसकी लेंथ आपस में बराबर, यहाँ पर देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अगर यूनिक सोल्यूशन इसका है मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस c है, c क्या है उनका आपस में, c इनका आपस में इक्वल है, c क्या है आपस में इक्वल है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ a1/a2 ये इज नॉट इक्वल टू है, तो कोई प्रवणता तो लंब -1 है, सीधी सी बात है कि बराबर तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब a1/a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन इसमें बैठेगी। इसको याद रखना, पेपर में ऑप्शन में लिखा होगा और ध्यान से निशान लगाना। यूनिक में इसमें ये लेंथ क्या है, ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, इसको c बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, c बोलते हैं। मतलब कहाँ से, जहाँ मूल बिंदु से रेखा की दूरी जहाँ पर अक्ष को काटती है, किसको, y अक्ष को, किसको काटती है, y अक्ष को, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये लेंथ हमको पता हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी इस तो बहुत गहराई में चले जाएंगे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे आपको, है ना। बाकी जो आपके सिलेबस का है उसे समझो पहले। तो ये कंडीशन हो गई आपकी इज नॉट इक्वल टू, ये वाली हो गई इक्वल टू। यही हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और फिर लिखा देखो क्या लिखा है, दोनों एक दूसरे को काटती हैं। पहला पॉइंट लिखा है, ये क्लियर हो गया, दोनों एक दूसरे को काटती हैं, मैंने प्रूफ करा दिया। जैसे ही मैंने बताया दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, पहले तो काटती हैं। ये क्वेश्चन पूछे तो इस पर निशान लगा देना। फिर कहता है उनके ढाल बराबर नहीं होते हैं, मतलब उनके स्लोप बराबर नहीं होते हैं, मतलब m1 बराबर m2 नहीं होता है। मैंने क्या कहा, m1 गुणे m2 बराबर -1 ये तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, लंब होती हैं, और लंब ना हुई तब भी ये भी नहीं होगा, कोई और मान आएगा। तो इसका मतलब m1 बराबर -1/m2 हुआ, है ना। तो आपस में बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सही हो गई, उनके ढाल बराबर नहीं होंगे। फिर एक कंडीशन बोला है कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है, ये होता है, वही मैंने आपको अभी यहाँ बताया है, ये वाला, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, पहला तो हो गया यूनिक सोल्यूशन, दूसरा पूछता है नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन की बात करता है, कोई हल ना हो, ध्यान रखना बेटा, नो सोल्यूशन मतलब कोई हल ना हो, कोई अगर कहता है कि कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, अगर कोई हल ना हो, अगर ऐसी कंडीशन बोलता है नो सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइनें जो है क्या हैं, पैरेलल जा रही हैं। क्या जा रही हैं, पैरेलल। ये कभी भी आपस में काटेंगे नहीं। थोड़ा सा भी कहीं तिरछी हो गई, ऐसी तिरछी हो गई तो कहीं पर जाकर के आगे बढ़ाने पर कहीं पर भी कट कर सकती है। जैसे ये लाइन है, थोड़ा से भी अभी हल्का तिरछी हो गई, हो सकता है कहीं और आगे मिल जाए, यहाँ के मिल जाए। इसलिए क्या होती हैं, जब पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस सदैव समान होती है, तो कभी भी वो मिलती नहीं है, और जब कभी मिलती नहीं है तो उनका कोई भी सल्यूशन नहीं होता है। अच्छा, अब ये कंडीशन कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई हल नहीं होता है तो इसमें जो है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें इनके तो स्लोप, अब देखो ये बराबर क्यों हो गया, अब बहुत अच्छा समझना, ये बराबर क्यों हो गया, इस चीज़ को समझना है। देखो कैसे, अगर हमसे कहता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 को सिद्ध कीजिए, नो सोल्यूशन को सिद्ध कीजिए, तो आपने जैसे ही आपने ग्राफ बनाया, एक लाइन आपने ऐसे खींची, एक लाइन आपने ऐसे खींची, ठीक, पैरेलल है थोड़ा मान लेना। अब जैसे ही आपने इसको ऐसे खींचा तो ये बताओ, ये इसकी प्रवणता होती है पहली इक्वेशन की, और ये इसकी है दूसरे इक्वेशन की। अब बताओ ये वाला एंगल आपस में क्या है, आप बताओ, ये एंगल आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, ये दोनों एंगल संगत कोण हैं। कैसे कोण हैं, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर। आपको पता है जब जेड बनाते हैं ऐसे, तो ये वाला होते हैं अल्टरनेटिव,
जैसे कोई लाइनें दो समांतर हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो इसमें जो है जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, समझ गए? तो करस्पॉन्डिंग एंगल के तहत ये एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए एंगल, मतलब प्रवणताएं क्या हो गई? बराबर हो गई। मतलब जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है अगर a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, इसमें स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है माइनस एक्स का गुणांक। ये भी याद कर लो, कभी मान लो आपसे पूछ ले, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, ये होता है स्लोप। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई, और माइनस लगा देते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे, ये होता है स्लोप, ये होती है प्रवणता। अब देखो यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ माइनस a1 अपान b1, यहाँ भी वही हुआ, और यहाँ लिखे माइनस का कितना? a2 अपान b2। अब दोनों क्या है? बराबर। क्यों? प्रवणताएं इनके एंगल क्या है? अब ये आपस में क्या हो गए? बराबर। तो माइनस माइनस कट गया, ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन इसका c क्या है? देखो यहाँ है, और इसका c कहाँ है? इसका c इतना है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये c है इसका, और यहाँ से जहाँ पे y जो मूल बिंदु होता है 0,0, यहाँ से डिस्टेंस ये इसका c मान लो ये c1 है, तो ये c1 हो गया, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये c2 हो गया। तो ये c1 का मान क्या c2 के मान के इसका बराबर होगा? इसका रेशियो क्या इनके रेशियो के बराबर होगा? नहीं। तो इसलिए अब जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, ये कंडीशन हो गई पैरेलल, और प्रवणताएं क्या हो गई? बराबर। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ ध्यान समझो, इसमें लिखा है जब नो सोल्यूशन होता है तो लिखा है टू लाइन्स हैव नो सोल्यूशंस इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों समांतर रेखा होंगी। और फिर दिखा है द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स दैट द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स आर इक्वल, मतलब दोनों के ढाल क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों के स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब m1 बराबर क्या होगा? m2 होगा। इसको भी याद कर लो आप, पेपर के लिए रामबाण है, समझ लो ये क्लास आपके लिए, 1 से 2 सवाल आपको कन्फर्म मिलेंगे। फिर तीसरी कंडीशन लिख दिया मैंने, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस विद द नो सोल्यूशन फॉर द, ये मैंने भी आपको समझाया है, वही लिखा हुआ है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पर, फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन। इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है? चलिए आते हैं, देखते हैं फटाफट। तो इन्फिनाइट सोल्यूशंस के लिए क्या होता है? देखो, जब अनंत हल होते हैं, अनंत हल, ये कौन हल? अनंत हल, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन। अगर हम बेटा इन्फिनाइट की बात करते हैं, इन्फिनाइट सोल्यूशन की बात करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं? देखो, जब इन्फिनाइट सोल्यूशन की बात करता है तो क्या होता है? पहला बोला है दोनों रेखाएं समवर्ती होती हैं, फिर बोला है दोनों की ढाल बराबर होंगी तथा उनके अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब दोनों चीज बराबर होंगी, ढाल भी बराबर होंगे, और ये यहाँ पे आई है, और ढाल भी बराबर होंगे, और मतलब समझना, जैसे ये लाइन ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, और ये वाला बेटा है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब बहुत ध्यान समझना, अगर कहता है, देखो ध्यान से, अगर ये लाइन एक गई है और उसी पर दूसरी लाइन गई है, उसी पर ये लाइन गई है, इसी पर ये लाइन गई है, मतलब रेड पे ही जो है, रेड जो है ब्लैक दोनों क्या है? इसी को संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को संपाती बोलते हैं, इसी को संरेखी बोलते हैं। ये सब जो नाम आते हैं इनको ध्यान रखना। संरेखी मतलब उसी पर, संपाती मतलब सभी के मान सब एक ही पर हैं, इसको, है ना, एक ही पर होते हैं। तुम ही बताओ, जब एक ही पर हैं, अगर दोनों एक ही पर हैं तो C तो बराबर है भैया, ये क्या है? C तो बराबर है, C1 इक्वल टू C2 हो गया दोनों का। और जो प्रवणताएं हैं, प्रवणताएं दोनों की क्या है? मतलब m1 बराबर क्या है? m2 है, मतलब प्रवणताएं भी बराबर है और C भी बराबर है, पहला। इसका मतलब इसका हुआ कि a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 बराबर होगा c1 अपान c2, दोनों ये बराबर होंगे। ये इन्फिनाइट के लिए होता है, ध्यान रखना। वही यहाँ लिखा है कि दोनों रेखाएं समवर्ती होंगी, टू लाइन्स आर कॉन्करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक, कॉन्करेंट होंगी। फिर कहता है द लाइन्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर मीन्स डैट द स्लोप्स कांस्टेंट टर्म्स, ठीक, दोनों की ढाल बराबर होंगी तथा उनके कांस्टेंट टर्म्स के अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका बोला है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस विद इन्फिनाइट सॉल्यूशन फॉर द गिवन नॉट अ जनरल लाइन्स इज सेट अ जनरल लाइन्स इज क्या है? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इतनी कंडीशंस इसमें होती हैं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान समझना, फिर आगे भी समझाएंगे, बहुत चीज़ें हैं आज समझना आपको।
क्वेश्चन नंबर बेटा 1 कह रहा है कि इन दो समीकरण दिए हैं, कहता है इनके कितने सोल्यूशन होंगे। होता क्या है, जल्दबाजी में आप जानोगे कि यार ये तो तुम्हारी इक्वेशन बन रही है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पे निशान लगा दोगे। जैसे इसको हल करोगे, मतलब जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा होगा या थोड़ी बहुत मैथ जानता होगा, वो क्या करेगा, इसी पहले क्वेश्चन को ही गलत कर देगा। क्या करेगा, वो कहेगा x प्लस 1/y इजकल टू 2 है, तुरंत ही हल करेगा x, है ना, एक्स वाई प्लस 1 बराबर जो है माइनस का 2y, ऐसे बराबर 2y, फिर इधर लाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2y बराबर -1। ऐसे दूसरी इक्वेशन दिया है, दोनों कहेगा हल करेंगे, वहीं परेशान होगा, कहेगा 2 इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आंसर जो है उसके मान 1 हो जाएगा, 1 हल हो जाएगा, ये 2 हल हो जाएगा, मतलब 1 पे तो कन्फर्म लगाएगा वो आंसर, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन होगा, एक हल होगा, एक्स और वाई के मान आएंगे। लेकिन होता क्या है, बहुत चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, तो आपको बहुत बारीकी से समझना होता है। जैसे लिखा है सवाल समझना, पहला ये सवाल सब पेपर में पूछे जाते हैं, कभी भी ऐसे लिखा हुआ है और दूसरी क्वेश्चन है 2xy, इस तरह लिखा हुआ है, -3y इज इक्वल टू दिया है -2। अब देखना यहाँ पे, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालोगे तो 1/y इज इक्वल टू कितना होगा, 2 - x होगा, तो y का मान हो जाएगा 1/2 - x, है ना। इसका उठा के मान यहाँ रखेंगे जब, तो यहाँ y कॉमन ले लो आप, तो आएगा 2x - 3 इज इक्वल टू -2, है ना। और जैसे y का मान रखेंगे तो 2x - 3 अपान हो जाएगा तुम्हारा 2 - x बराबर कितना है, -2 है। जैसे ही हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 और माइनस प्लस का 2x। ये जैसे तो कैंसिल हो गया, मतलब वेरिएबल ही कैंसिल हो गया। जो आप बात कर रहे थे इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 होता नहीं, जितने वेरिएबल हैं उतने सोल्यूशंस होते हैं। अब यही 2 इक्वेशन होती हैं तो सोल्यूशन हो जाते हैं, नहीं होता है कि इक्वेशन 2 नहीं है तो सोल्यूशन नहीं होगा। ये सब लैंग्वेज आपने किताबों में पढ़ रखी होगी, उन्हीं लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो जैसे ही हमने इसको बताया कि हाँ वेरिएबल ही कैंसिल हो गया, था तो वेरिएबल लेकिन वो कैंसिल हो गया, कुछ दूर चला और कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब 0 संभावित मान होंगे। ठीक, पूरी चीज़ समझ लो, क्यों कैंसिल हो गया, कुछ दूर चला और ख़त्म हो गया, और कुछ दूर पे ही ख़त्म हो गया, तो फिर कैसे उसका मान आएगा, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कहता है इसका है तो ये मान बताओ। देखो इक्वेशन आपने बहुत तरीके से हल किया होगा, आपके पास 2 रास्ते हैं, थोड़ा समझना। हो सकता है ये पहला रास्ता आपको आता हो और दूसरा रास्ता आपको ना आता हो, तो पहले पहला रास्ता समझो, जो आपको आता है उसका रिवीजन करो, और दूसरा रास्ता आपको समझाते हैं। तो ये जैसे दिया है तो आपको पता होगा, क्लास 9th में या 10th में पढ़ा होगा आपने, कि इसमें एक वेरिएबल को बराबर कर लेते हैं। तो मान लो ये 5 या 2 है, तो बराबर क्या, ऊपर हो गया 12x, ये हो गया 10y, ये बराबर 13 दूनी 26 हो गया। इसको 5 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35x हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, बराबर 23 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 10 1 11, 115, 23 × 5 कितना होता है 115। अभी क्या हो गया, प्लस है यहाँ पे, तो कैंसिल हो गया, तो 35 5 2 7 47x हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा है प्लस का, है ना, दोनों हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 5 6 5 11, 2 3 1 4 1 141, तो 3 7 21, 3 बढ़ जाएगा, तो x कितना आ गया, x तुम्हारा आ गया 3। जो x का मान है वो कितना आ गया, x बराबर आ गया 3। जैसे ही x बराबर 3 आया, आपने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, तो 6 3 18 हो गया, यहाँ माइनस कितना हो गया 5y हो गया, बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब जैसे ही माइनस का 5y सॉल्व किया तो कितना हो गया, 13 में 18 माइनस का 5 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, माइनस का 5y यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। पूछा है देखो मान, तो 5 3 15, ये 15 हो गया और ये 15 हो गया, तो 15 15 कितना हो गया, ये तुम्हारा 30 हो गया। लेकिन मान लो पेपर में समय ना हो, ये तब के लिए क्या होगा, तो इसकी कोडिंग कर दिया करो। कोडिंग कैसे, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा -5 और यहाँ लिखा 13, इसकी कोडिंग कर दो, यहाँ 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 23। इसका क्वांट में बड़ा इस्तेमाल होता है। क्वांट में जैसे मान लो आपने जब बोर्ड स्ट्रीम पढ़ते हो ना, आप स्ट्रीम में इतना गया, डाउन स्ट्रीम में इतना गया, जब ट्रेन चलती है इतना किलोमीटर चलती है ना, या दूसरी डिस्टेंस दिया होता है, इतनी दूरी चला, कार से इतना चला, बस से कुल इतना समय लगा, उसमें भी यही अप्लाई होता है। बिल्कुल यहीं से ये कॉपी जो है, जो ट्रिक होता है ना, ये वाली ट्रिक हम लोगों ने ट्रिक यहीं से कॉपी किया था, यही तरीका जाके अप्लाई कर दिया था, कहाँ, क्वांट में।
क्वांट मैथमेटिक्स में, बोट एंड स्ट्रीम में और ट्रेन में, या कोई ऐसे एवरेज में भी लगा देते हैं कभी कभी जब इक्वेशंस बन जाती हैं। तो कौन सी ट्रिक कैसे बनती है वो भी समझ लो। तो यहाँ कितना हुआ, 6 दूनी 12, 7 पचे 35, 35 12 कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 इज इक्वल टू, यहाँ देखो कितना हुआ 115, ये कितना हुआ 13 दूनी 26, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 141। तो एक बराबर कितना आया, एक बराबर 3। तो ये जो पहली बार आया वो x आ गया, तो x 3 आ गया। अब तुरंत x 3 आके माने रख दो, 6 3 18, 13 18 का डिफरेंस 5, y बराबर 1, तो y हो गया 1, x 3 हो गया, y 1 हो गया, पुट किया। तो ये किंटू करते हैं 12, हो सकता है बहुत बच्चे जानते भी हों जिनको मैंने पढ़ाया हो कभी। तो 12 और 35, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यार डिफरेंस लेते हैं, जब डिफरेंस लेते हैं तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है, और जब पहले माइनस है तो क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो हम लोग बात करते हैं बढ़िया से अगले सवाल। देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी बहुत आसान है। 3 देखो, बस अभी 2-4 सवाल आपके लिए है शुरुआत के लिए। तो 2 की पावर क्या है, x प्लस वाई है, और बराबर है 2 की पावर x माइनस वाई है। जल्दबाजी मत करना एग्जाम में बस। तो रूट 8 है, ये बताओ रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और रूट की मतलब है 1/2 कह सकते हो। तो पूरा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ये जो रूट होता है, देखो अगर सिंगल है x लगा तो मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर इसमें 2 ऐसे लिखा है, 4 लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1/4, है ना। अगर ऐसे यहाँ पे 10 लगा है तो मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/10। समझ गए, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आप। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। देखो यहाँ तो जब ये 2 की पावर कितना है, x प्लस वाई है। जिनकी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है उनके लिए मैं समझा दे रहा हूँ कि जब कभी बेस बराबर होता है, ऐसे ये लिखा है बराबर लिखा है 2 की पावर m लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर m हुआ। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है तो अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होती है, अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर होता है। ऐसे लिखा है x की पावर 5 और बराबर लिखा है y की पावर 5, इसका मतलब ये हुआ x बराबर क्या है, y है। पावर बराबर तो बेस बराबर, बेस बराबर तो पावर बराबर। क्लियर है। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर भी 3/2 होगा। देखो अगर इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर भी 3/2 होगा और x माइनस वाई बराबर भी 3/2 होगा। तो जैसे हल करेंगे कैंसिल होगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3, हल हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3/2, x कितना हो जाएगा 3/2। और जैसे 3/2 यहाँ रखोगे कैंसिल, तो y कितना हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। y का मान पूछा है तो y कितना हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। ठीक, वैसे भी एक मान 0 होगा, लेकिन कौन, अब जो 3/2 तो है नहीं, तो ये सब तो होंगे नहीं, कौन होगा, 0 होगा। थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पहले तो लॉजिक बता दूंगा, फिर आपको बताता हूँ इसको कैसे लगाना है। बेसिक बता दूंगा आपको, इसका बेसिक भी और लॉजिक भी। देखो बेटा सवाल कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर -8, फिर कह रहा है 3x प्लस 5y बराबर 32, एक दूसरे को p/q पर काटते हैं तो p माइनस क्यू क्या होगा। ध्यान रखना, कोई भी अगर इक्वेशंस काट रही हैं और मतलब वही उसके सोल्यूशंस होते हैं, यहीं पर इसके क्या होते हैं, ये x माइनस वाई होना चाहिए, लेकिन वही p/q है, उन्हीं का नाम क्या है p/q। मतलब यही जो रूट्स हैं वो p/q नाम दिया गया है, p/q नाम दिया गया। तो इनके बीच में कभी कोई डिस्टेंस नहीं होती है। अगर उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है सदैव 0 होता है। ये इसका लॉजिक है। मतलब कहते हैं ना इस बात में क्या लॉजिक है। तो वैसे ही मैथ में अगर लॉजिक आपने सीखना शुरू कर दिया तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, मतलब ये क्वेश्चन दिया था, हमसे पूछ लिया पी क्यू पर काटते हैं। अब मान लो इसको बेसिक लगाना होता है तो भैया इसको लगाना पड़ता। कैसे, यहाँ लिखते 3, कोडिंग कर लेते 3 माइनस 5, यहाँ क्या है -8 है, यहाँ लिखते 3, यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे 32 है। बात समझ गए। तो यहाँ मान कैसे निकालते, 15 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 बराबर 5 दूनी 10, 5 160 हुआ माइनस का, ये भी तुम्हारा कितना हुआ 8 पंचे 40, ये प्लस हो जाएगा मतलब 120 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 4 आ गया। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 4। वही जो x 4 है वही तो p है, वही क्या है, वही p है, क्योंकि रूट्स के मान p/q है, p,q है। तो इक्वेशन x वाले y के जो रूट्स हैं उन्हीं का नाम बदल के दे दिया गया है p,q। अब जैसे 4 यहाँ पुट किया गया तो ये 12 हो गया, माइनस का 5y हो गया और बराबर -8 हो गया। तो 5y ये भी 4 आ गया। तो दोनों मान क्या हो गए, एक जैसे हो गए, x भी 4 हो गया, y भी 4 हो गया। अब डिफरेंस पूछा है तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है आपस में, दोनों रूट्स आपस में बराबर हैं।
दोनों रूट्स आपस में अगर ये बराबर ना होते, मान लो p बराबर आ जाता 10 और q बराबर आ जाता 4, तो आ जाता आंसर 6, तो माइनस हो जाता। बात समझ गए। और चूंकि ये क्या है, रिवर्स है, देखो ये 3 5 है, ये भी 3 5 है, तो एक ही पॉइंट पे है। बात समझ, डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। मतलब यहाँ नीचे से डिस्टेंस, जैसे ग्राफ जब बनाते हैं, ये लाइन मान लो है, तो ये डिस्टेंस काट रही हैं, तो ये वाली यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये यहाँ ये x है और ये क्या है, y है, या समझो ये p है तो ये क्या है, q है। क्योंकि p कॉमा q का मतलब क्या हुआ है कि x अक्ष पे p चले हैं और y अक्ष पे कितना चले हैं, q चले हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहला जो होता है उसको अब्सिसा बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। या समझो पहला को हम बोलते हैं क्या, भुज और कोटि। पहला क्या होता है, भुज होता है, और दूसरा क्या होता है, कोट। जैसे कोई निर्देशांक है 2, -3, समझो जरा, जैसे कोई पॉइंट है 2, -3, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या चलना है, पहले 2 चलना है प्लस में, और फिर माइनस का 3 चलना है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो 3 नीचे माइनस चलना है। ये है 2, -3। तो पहला को क्या बोलते हैं, इसको पहला भुज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अब्सिसा, इसको बोलते हैं कोटि, मतलब इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट, इसको अब्सिसा। ठीक, इसकी को बोलते हैं ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस कह सकते हो, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये क्लियर, सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला होता है प्लस प्लस, ये होता है तुम्हारा माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। पहले चलते हैं x पे, फिर चलते हैं y पे। अगर ये प्लस है, इधर प्लस, ये प्लस, तो प्लस प्लस, पहले x पे चलेंगे तो माइनस, फिर y पे जाएंगे तो माइनस प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस होता है, अगर बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इसकी ट्रिक क्या है, लेफ्ट हैंड तरफ क्या होता है, माइनस, और राइट हैंड की तरफ क्या होता है, प्लस होता है। बात समझ गए। तो यहाँ पर ऐसे आपको समझ लेना है। अब देखो, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, 0 हो गया। हम लोग बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसके कितने सॉल्यूशन संभावित हैं, कि कितने सॉल्यूशन संभावित हैं। अब कह रहा है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बताओ, इतना मैंने आपको सिखाया है, अब तो जान ही जाओगे। यहाँ 2 है, यहाँ 5 10 है, रेशियो क्या बना 1:5, ठीक। यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, रेशियो क्या बना 1:5, ठीक। यहाँ 10 है और यहाँ 50 है, रेशियो क्या बना 1:5। अगर तीनों का रेशियो बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो बताओ जल्दी से, अगर तीनों का रेशियो बराबर है तो कहते हैं क्या, उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब तुरंत टिक लगा देना पेपर में, ऐसे अगर आ जाए सवाल, कितने सॉल्यूशन संभावित हैं, मतलब अनंत, इन्फिनाइट सॉल्यूशन संभावित हैं। कैसे, इसका रेशियो देखो 2 है, यहाँ 10 है, 1:5। दूसरा देखा 5 और 25 है, 1:5। तुरंत तीसरा देखा 10 और 50, 1:5, फटाक से आंसर लगा दिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, कहता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन दी हैं, विल हैव, देखो यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मान लो यहाँ 1 है ना, यहाँ रेशियो 1:2 बना पहले वाले में, 1 और 2। दूसरे में क्या बना, इसमें 2 और 4 है, तब भी 1:2 बना, सही है। तीसरे में यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 15 है, तो 1:5 बना। अब देखो पहले 2 तो बराबर हैं, पहले 2 तो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। अब देखो पहला बराबर, अब याद करो क्या बताया, A1/A2 बराबर है, पहला तो बराबर है रेशियो, लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब उसका जो है C की लेंथ बराबर नहीं है, C की लेंथ बराबर नहीं है। तो क्या करोगे, इसके लिए क्या होता है बताओ, इसके लिए होता है तुम्हारा C बराबर कब नहीं होता है, जब ये समांतर होती हैं। ये क्या होती हैं, समांतर। जब समांतर होती हैं तो उसका मतलब नो सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। क्लियर, चलो याद आ गया होगा आपको तुरंत। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 समीकरण हैं, इनके द्वारा बनाई गई जो बनी रेखा हैं, वो क्या कैसा जो है यहाँ पर जो है अपना, वो कैसे अपना व्यवहार करेंगी, जो इक्वेशंस हैं उनका व्यवहार कैसा होगा, मतलब किस तरह का वो जो है व्यवहार करेंगी, कैसा सॉल्यूशंस देंगी, पैरेलल होंगी, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब उसकी हमें जो है पहचान करनी है।
तो तुरंत आपने देखा कि भैया एक पहली इक्वेशन कितनी है, पहली इक्वेशन है x माइनस थ्री वाई बराबर 3 है पहली। दूसरी है तुम्हारी 3x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तुमने देखा यहाँ पे कि पहला तो यार 1:3 बन रहा है, सही है। दूसरा भी क्या बन रहा है, 1:3 बन रहा है, सही है। बट ये नहीं बन रहा है, तो ये तो दो बराबर हैं, ये दो क्या हैं, बराबर हैं। बट ये बराबर नहीं है। जैसे ये दो बराबर है, बराबर नहीं है, मतलब क्या होंगे, सोल्यूशन क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। पहले दो बराबर है, जैसे मान लो ये ग्राफ बन रहा है, देखो ये ग्राफ बन रहा है। अब सी बराबर नहीं है, अब सवाल समझने वाला है, सी बराबर नहीं है, मतलब इनके बीच का क्या है, ये दूरी सदैव समान रहे, कभी काटेंगे नहीं, कभी काटेंगे नहीं, कभी दूसरे को नहीं काटेंगी। तो मतलब क्या हुआ, समांतर होंगी। ये मतलब अंधी मत मारना पेपर में, है ना। वहाँ जब जाना पीटी का पेपर देने जाना तो समझ लेना कि जो है पेपर में अंधी नहीं मारना है, जो आए क्वेश्चन उसको लगा के आना है ना। और कन्फर्म आएगा पीटी में एक सवाल इसमें से, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मतलब स्टेट लेवल के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, गड़बड़ करके ना आना, बस इतना, इसीलिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। और इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। अब कहते हैं के किस मान के लिए ये जो है संपाती, संपाती का मतलब होता है, अभी क्या बताए थे, संपाती का मतलब होता है बेटा कि वो उसी पर जा रही है, उसी पर है। संपाती मतलब कोलिनियर मतलब होता है, कॉन्सिडेंट भी कह सकते हो, कोइंसिडेंट भी कहते हैं उसे, है ना। अब मतलब इसके हुआ इन्फिनाइट सोल्यूशन हुआ इसका मान। जब इन्फिनाइट सोल्यूशन हुआ मतलब सब बराबर होंगे, सब क्या होंगे, सभी बराबर होंगे रेशियो। मतलब 3/4 इसका रेशियो क्या बनेगा, 3/6 क्या बनेगा, इसका बनेगा तुम्हारा 3/6। तो ये 3/6 बराबर 4/8 बराबर 6/k। तो बस यहाँ से हल कर दो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, k बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। इस चीज़ को हल कर दो तो k का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कर ले जाओगे। अब देखो क्या कह रहा सवाल, बहुत अच्छे समझना क्या कह रहा है। कह रहा सवाल, क्वेश्चन आप समझने वाले हैं के किस मान के लिए दो समीकरण ये तथा ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। के किस मान के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये होता है यूनिक, मतलब एक बार सिर्फ काटती हैं, एक बार सिर्फ काटती हैं। जैसे एक बार काटती हैं मतलब हो गया 3/k इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/12। तो 4 तियाँ 12, तो k इज नॉट इक्वल टू 9। अब देखो अगर हम k का मान 9 ना लें तो यूनिक होगी। लैंग्वेज समझना, k का मान अगर हम 9 ना लें तो यूनिक होगी। अगर k का मान 9 ले लें तो यूनिक नहीं होगी, मतलब 9, k इज नॉट इक्वल टू 9। अगर k का मान 9 ना लें तो यूनिक हो जाएगी, और k का मान 9 ले लें तो यूनिक नहीं होगी। बस समझ गए ना, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अब कुछ रूल्स और आते हैं, पहले तो इनको इधर हम आपके हिसाब से पहले हम खुद समझाते हैं, फिर इधर मिलवा देते हैं। देखो आप जानते हो कोई इक्वेशन होती है ax², जैसे आपने पढ़ा है ax² प्लस bx और प्लस c, ये एक इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, या इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जब बेटा हम लोग पढ़ते होंगे हाई स्कूल में, आपने पढ़ा होगा या मैंने बहुत बार क्लास में बताया होगा कि इसके जो रूट्स निकालते हैं तो इसमें एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य। क्या होता है, श्रीधराचार्य, है ना। वो कैसे निकालते हैं, तो x बराबर जब निकालते हैं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। अब इसमें ध्यान समझना, इसका जो मान हो, ये जो है इसको d कहते हैं, इसको कहते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। याद आया, विविक्त कर, कौन सा कर, विविक्त कर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब यही तुम्हारा d होता है, मतलब पूरा आपको ये सीखना है कि d का मान क्या होगा, कैसा होगा, d का व्यवहार कैसा होगा,
ठीक, आइए देखते हैं। तो इसमें अगर समझना, फिर मैं समझाता हूँ, इतना लिख लिया आपने। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि अगर ये वाला तुम्हारा d का मान जो है अगर 0 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो, अब हो सकता है 0 से ज़्यादा होकर के 5 आ गया, ये रूट में आ गया, √5 हो गया, सपोज क्या हो गया, √5 हो गया। इसका मान जो है d का मान 0 से बड़ा था, बस ये 0 से बड़ा हो गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अब बताना, अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो पहली बात ये माइनस में नहीं है, ये माइनस में नहीं है। कभी भी काल्पनिक जो मान होता है, काल्पनिक मान तभी होता है जब रूट में माइनस के साथ मान आए, निगेटिव आए, मतलब निगेटिव मान जब रूट के अंदर होता है तो वहाँ पर वो काल्पनिक होता है, ये ध्यान रखना आप। मतलब जो इसको बोलते हैं इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो काल्पनिक नहीं होता है, बस ध्यान रखना। अब आते हैं इक्वल, मतलब तब वो रियल होता है, वो क्या होता है, वास्तविक होता है। दो शब्द होते हैं, एक तो वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। एक तो होता है, इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी और उसको कहते हैं रियल। तो रियल कब होता है, जब प्लस में हो और माइनस के अंदर रूट लगा है तो समझना वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ये ध्यान रखना आप। एक तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि प्लस माइनस में। अब देखो, अगर हम लोग बेटा बात करें, समझना ध्यान से, अगर हम इसकी बात कर रहे थे x बराबर -b प्लस माइनस, मतलब दोनों रूट होते हैं, एक प्लस एक माइनस, b² -4ac अपान 2a, मतलब यहाँ अगर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस दोनों रूट्स हो सकते हैं। तो अगर ये चीज़ जो है 0 से बड़ी है, देखो ये 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो पहली बात तो क्या होता है, रियल, रियल मतलब वास्तविक। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो समझ जाना वो वास्तविक है, काल्पनिक तो नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा। और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल क्यों, असमान, क्या होंगे, असमान होंगे। असमान क्यों होंगे, क्योंकि एक होगा प्लस के साथ, एक होगा माइनस के साथ, इसलिए क्या होंगे, असमान होंगे। तो पहला कंडीशन सेट हो गई। अब सुनना ढंग से, अगर यही बी डी ये वाला मान जो है 0 हो जाए, जैसे मान लो b² -4ac जो है ये बराबर हो गया 0, अगर ये 0 हो जाए तो ये तो हट गया पूरा, तो बचा x बराबर -b/2a। अब बताओ, आगे तो कुछ बचा नहीं, तो प्लस माइनस की कंडीशन कोई तो मतलब की नहीं है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, रियल और इक्वल हो गए। और ये कैसे होते हैं, परिमेय, रेशनल भी होते हैं, ध्यान रखना, कभी कभी बोल देता है रेशनल, तो ये रेशनल भी होते हैं, परिमेय भी होते हैं। कभी शब्द आ जाए रेशनल लिखाओ, इरेशनल और रेशनल, तो यहाँ इरेशनल लिखा है तो अभी तक ऊपर रेशनल होंगे, कैसे होंगे, परिमेय होंगे, रियल एंड अनइक्वल एंड रेशनल, ये भी समझ लो एक वर्ड। रेशनल मतलब परिमेय भी होंगे। रेशनल कौन होते हैं, जिनको हम p/q में लिख सकें। इरेशनल कौन होते हैं, जिनको हम p/q में ना लिख सकें। नॉन रेकरिंग डेसिमल होते हैं, नॉन रेकरिंग डेसिमल। आपने एक वीडियो पढ़ा होगा मेरा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, यूट्यूब पे भी पढ़ा है और एप्लीकेशन भी पढ़ा है, उसको पढ़ो पूरा, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कौन से शांत होते हैं, कौन से अशांत होते हैं, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक। तो ये कंडीशन सेट हो गई तुम्हारी। अब तीसरा होता है, देखो तीसरी कंडीशन है इसमें, अगर जो ये मान है, अगर इसका जो मान है वो ध्यान समझना, इसको हटा देना इतना, अगर जो है, अगर मान लो तीसरी कंडीशन है कि ये जो b² -4ac ये कहाँ से आया था, ये तुम्हारा d होता है, ये क्या होता है, ये d का मान होता है। अब अगर ये d है, ये d, इसका मान जो है अगर छोटा हो गया 0 से, मतलब जो ये x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a में अगर ये वाला रूट बेटा माइनस में हो गया और रूट के अंदर अगर माइनस ये 4 लिखा है, मतलब होता है कि √4 मतलब 2i हो गया, ये क्या हो गया, 2i, i मतलब इमेजिनरी, तभी यहीं से i लिया गया, ये i का मतलब क्या, 2i पढ़ा ना आपने कि i² का मतलब होता है -1, i का मतलब होता है √-1, i³ का मतलब होता है -i, i⁴ का मतलब होता है 1, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा इंटर में, 12 में पढ़ा होगा, ठीक। तो तीसरी कंडीशन हो गई आपकी कि अगर ये 0 से छोटा है, मतलब ये माइनस में है, मतलब क्या होगा, अनइक्वल, बराबर नहीं होंगे और काल्पनिक होंगे। यहां से वर्ड आ जाता है काल्पनिक, ये काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, ये काल्पनिक होंगे। बात समझ गए। अब ये काल्पनिक, यहां तक कंडीशन आपकी सेट हो गई। अगर हम लोग अब बात करें तीसरी कंडीशन कि अगर ये 0 से बड़ा तो है, देखो ध्यान समझना,
अगर हम बात करें कि ये जो डी है, हम कह दें कि डी जो है ये 0 से बड़ा तो है, जो डी का मान है ये 0 से बड़ा तो है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बार बार मैं कह रहा हूँ। बी क्या होता है, मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, ये इक्वेशन होती है। ये बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, है ना। अब अगर ये जो मान है, अगर ये 0 से बड़ा है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, अब बताना, जैसे x बराबर माइनस बी है और प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सपोज डैट यहाँ का मान आ गया 36। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गए, जिनका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट निकल सके पूर्णांक में। मान लो इसका मान 36 हो गया, समझो, तो ये मतलब 6 हो गया ना प्लस माइनस, तो इक्वल तो नहीं होंगे, असमान तो होंगे, कन्फर्म है, इसलिए अनइक्वल लिखा है। अपरिमेय नहीं होगा, इसलिए रेशनल लिखा है, मतलब परिमेय होंगी, और इमेजिनरी नहीं होगा क्योंकि आई नहीं है, तो रियल होगा। बस याद कर लो, अगर ये प्लस में है तो रियल कन्फर्म होगा। दूसरा, अगर ये मान पूरा पूरा रूट के अंदर नहीं है, रूट से बाहर आ गया है, तो अनइक्वल होंगे, क्योंकि प्लस माइनस मान होते हैं, तो अनइक्वल मतलब असमान होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, काल्पनिक नहीं है तो परिमेय है, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न में लिख सकते हैं। तीनों कंडीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। क्लियर। हम आते हैं चौथी कंडीशन पर, आज से बात भूलना नहीं कभी। अब जैसे मैंने कहा कि ये तुम्हारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको विविक्त कर बोलते हैं। अगर इसका मान 0 से तो बड़ा है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने कहा था रूट 5 है, ऐसे आ जाए, रूट 7 में आ जाए, प्लस में तो है लेकिन रूट में है, जैसे 11 आ जाए। तो अब रूट 11 है, जिनका मान परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उनको हम कभी परिमेय में लिख नहीं सकते, वो अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय। इसे लिखा है इरेशनल, मतलब अपरिमेय, याद रखना, अपरिमेय होते हैं। अगर डी का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब रूट 7 आ रहा है, रूट 9, रूट 11 आ रहा है, रूट में आ रहा है ऐसे, तो और अनइक्वल होंगे। अच्छा, माइनस में नहीं है, इसलिए वो क्या होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे। माइनस में कब होता है, जब माइनस में होता है सिर्फ तभी काल्पनिक होता है। रूट के अंदर अगर माइनस में शब्द आ रहा है तभी वो काल्पनिक होगा, अदरवाइज वो वास्तविक होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में बेटा बैठा लेना, कभी ना भूलना आप इसे। अंतिम आता है कि अगर ये 0 से बड़ा है और ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ए और बी इज इरेशनल। अब अगर ए जो है, बी इज अ इरेशनल, इसमें इज अ परफेक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, और परफेक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ए और बी, मतलब ए और बी दो में से कोई क्या है, इरेशनल है, मतलब रूट में है। अगर ए तुम्हारा रूट में आ गया, जैसे लिखा है तुम्हारा, समझना ढंग से, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, समझना इस चीज़ को। जैसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है, और तुम्हारा x क्या हुआ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना है, 2a। सपोज डैट ये जो d है, d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब जो d है ये तुम्हारा 0 से बड़ा है और साथ में ये परफेक्ट आ गया, ये क्या आ गया, परफेक्ट। ऐसा कोई मान रखा गया कि परफेक्ट पूर्णांक आ गया। लेकिन जो b का मान है, b ये वाला, इसमें सिंगल में कोई रूट है, मतलब इरेशनल है। कैसा है, इरेशनल है, तो पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये बहुत ही आखिरी कंडीशन है, बहुत रेयर कंडीशन है, हो सकता है आपसे ना पूछी जाए, लेकिन अगर आ जाए तो इसको भी कर लेना, इरेशनल होता है। अगर वो कोई दो में से एक भी इरेशनल है तो पूरा मान क्या कर देगा, इरेशनल कर देगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब एक चीज़ और समझ लो आप लगे हाथ, इसमें और ध्यान रखना, अगर कभी पूछ लेता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, ऐसे कभी कोई इक्वेशन है, तो कभी कभी क्या करता है, इसका अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, या कभी कभी मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, अधिकतम या न्यूनतम पूछ लेता है। तो इस कंडीशन ध्यान रखना, अधिकतम कब होता है, अधिकतम होता है जब ए जो है लेस देन 0 होता है, और न्यूनतम मान कब होता है, जब ए जो है अधिकतम ए का मान 0 से ज़्यादा होता है। पहली बात तो ये पहचान याद रखना, अगर यहाँ ये प्लस में है, ए का मान क्या है, प्लस में है, तो उसका मान सदैव न्यूनतम आएगा। अगर यहाँ माइनस लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ऐसे इक्वेशन लिखी है, तो समझ जाना कि इसका मान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अधिकतम होगा, क्योंकि ए का मान क्या है, 0 से
छोटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई इसका मान अधिकतम होगा न्यूनतम होगा। लिखा है ऐसे, मान लो 3x² + 4x + 9 बराबर 0, यहाँ लोग माइनस लगा दिया, का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम। तो क्या बताओगे, इसका मान क्या होगा, ये बड़ा है क्या 0 से, मान सदैव न्यूनतम होगा। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। हमने कहा आपसे कि ax² + bx + c बराबर 0, ये कंडीशन बता रहे थे हम। अब हम कह रहे हैं कि मान लो ये कंडीशन में हमसे पूछा गया मैक्सिमम और मिनिमम, ये दो बातें, दो ही मान होते हैं, या तो अधिकतम या तो न्यूनतम। तो हमने इसमें क्या बताया आपसे कि a जो है अधिकतम क्या होता है, <0 होता है, इसमें क्या होता है, बड़ा होता है। अब क्या होता है, कैसे मान निकालते हैं, तो किस x बराबर -b/2a पर, इस पर निकालते हैं। तो x का मान ये निकाल, -b मतलब ये मान और ये 2a, इसका मान निकाल के वापस इक्वेशन में रख देंगे, वही उसका अधिकतम या न्यूनतम मान होगा। ये नियम नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। बहुत से रूल होते हैं, ये आप ऐसे भी लगा सकते हो। दूसरा, अगर आपको कभी कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि किस मान पर पूछ लेता है, किस मान पर, x के किस मान पर, अगर किस मान पर पूछ लेता है तो आपको -b/2a लेना है। वो कहाँ पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था ये -b/2a, मतलब ये खत्म हो जाता है, ये पूर्णांक हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आता है ये। ठीक, अब जो है किस मान पर होता है, ये हो गया। दूसरा होता है, दोनों के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि 4ac - b²/4a, ये इसका अधिकतम भी मान होता है और न्यूनतम भी मान होता है। एक डिपेंड करता है कि एक कैसा है, लेकिन दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि बताओ भाई x-2 और x-9 का न्यूनतम मान क्या होगा, का न्यूनतम मान आपसे पूछ ले, ठीक, आपसे पूछ ले, तो आप क्या करोगे, फटाफट आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जो है इसको इक्वेशन लिखोगे x² -11x और +18 = 0, यही लिखोगे तुरंत। यहाँ से तुरंत लिखोगे x बराबर -b मतलब 11/2a, मतलब ये मान होगा, इस मान पर आएगा, उठा के यहाँ रख दिया तुमने, तो 11/2 -2 ये हो जाएगा, और दोबारा ब्रैकेट हो जाएगा 11/2 -9, तो ये कितना 4 हुआ तुम्हारा, तो 11 में 4 गया, 7 4 11 होता है, 7/2 हो गया, 18 हो गया, तो ये माइनस का 7/2 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 7/2, पूरा कितना आएगा, -49 बटा कितना 4, यही इसका उत्तर है। बस समझ, 18 और 11 18 -7/2, ये कितना आएगा तुम्हारा 4, और 11 7 4 7/2 प्लस 1 माइनस 49/4। अब तुम इसको चाहे कैसे भी लगा लो। देखो अब इसी क्वेश्चन को हम तुम्हें बताते हैं 75 तरीके से। कैसे, हमने लिखा है x-2 और x-9, हमने ये दिया था आपको इक्वेशन। अब आपने क्या किया, लगा दिया फॉर्मूला, x² माइनस कितना 9 2 11x और +18, ये इक्वेशन है तुम्हारी, है ना। तो क्या करोगे, a बराबर कितना है 1 है, b कितना है बोलो बेटा -11 है, और c कितना है +18 है, रख दो। 4ac - b² कितना 4a, नीचे 4a होता है, ध्यान रखना, 2a नहीं होता है, क्या होता है 4a। तो 4a मतलब 1, c का मतलब 18, -b² मतलब 11 का स्क्वायर, -11 है ना, प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर/4a मतलब ये। तो 18 जो कितना हुआ 72, माइनस हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा बटा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 72 घटाओ 121 में से, तो माइनस का 49 बटा कितना 4, आया नहीं आया आंसर, वही सेम आया। अब चाहे ऐसे करो, चाहे इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, dy/dx निकाल लो, वो फिर दोबारा d2y/dx2 निकाल लो, ये तो फिर इंटर वाला हो गया। उसके बाद उसको बराबर 0 कर दो, तब भी निकल आएगा, करके देखो। चाहे इसको करोगे तो 2x हो जाएगा, dy/dx निकालोगे 2x -11 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 11/2 हो जाएगा, उठा के इसमें पुट कर दो, तब भी वही चीज़ बन गई जो पहले भी समझा रहे थे। ठीक, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, फटाफट बता डालो सवाल। फाइंड द रूट ऑफ, इसके रूट बताना है, तो फटाफट बता दो यार। 2x² है, इसको तो ये तो फैक्टर भी हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा, +3 बराबर कितना है 0, 3 दूनी 6 है, तो 6 है, तो 6 गुणा हो तो -6 और -1 तो हो जाएगा 2x² -6x, ऐसे करते फैक्टर, 3 दूनी 6 और 6 को ऐसा तोड़ो कि -7 आए, तो -6 और -1
सॉल्व करो तो -7 आए, गुणा करो तो +6 आए, है ना। तो वही सिम तोड़ दो, -6x और माइनस का x प्लस का 3, ये सब बच्चों को आना चाहिए। तो x 2x कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा x -3, और ये कितना हो जाएगा -1 कॉमन ले लो, कितना x -3 बराबर 0। तो पहला क्या बनेगा x -3 और दूसरा क्या बनेगा 2x -1 बराबर कितना 0। तो x बराबर ये हो जाएगा 3 और ये x बराबर हो जाएगा 1/2। तो 3 गामा 1/2, 3 अथवा 1/2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो दूसरा देखो, कह रहा 2 बराबर रूट्स हैं के किस मान के लिए इसके 2 बराबर रूट्स होंगे। कुछ नहीं है, खाली बराबर रूट्स बोला है। तो बराबर रूट्स के लिए क्या करते हैं, दो सो दैट इट्स हैज़ 2 इक्वल रूट्स, है ना। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, अभी क्या बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब याद करना शुरू कर दो जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई हैं। हल्के मत लेना इस क्लास को, सब रिवीजन करते रहो फटाफट और जल्दी से बढ़िया से नोट्स बना लो इसके। अब देखो, रियल 2 बराबर रूट्स कब होते हैं, जब ये चीज़ नहीं होती है, जब ये चीज़ नहीं, बहुत ब्रैकेट लंबा हो, जब ये चीज़ नहीं होती है। ये कब नहीं होती है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है, इस कंडीशन में खाली होता है। मतलब d बराबर क्या होता है 0। तो लगाओ फटाफट, b², ये b है तो k² -4a, a मतलब कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a बराबर कितना है 2 है, b कितना है k है, c कितना है 3 है। तो कितना रखोगे 4ac गुणे कितना 3 बराबर कितना 0। तो k² कितना 12 3 36, 4 दूनी 8 तो 24, कितना होगा 24। तो k कितना हो जाएगा प्लस माइनस 24, 4 छंग 24, 2√6, 2 कितना 6, 24 का रूट कितना 2√6, प्लस माइनस होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है के किस मान के लिए 2 बराबर रूट्स होंगे। ये भी सेम वैसे ही है, 2 बराबर रूट्स होंगे, मतलब बराबर मतलब वही चीज़ करना है कि b² - 4ac को क्या कर देना है 0 के बराबर कर देना है। तो करके देखो, तो b कैसे, अभी देखो ब्रैकेट लगा है, जल्दबाजी मत करना, पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लेना। तो kx² - 2kx ये तो बनेगा, और प्लस का 6 बराबर कितना आएगा 0। तो यहाँ से a बराबर कितना है k है, b कितना है 2k है, माइनस का है नहीं है, और c कितना है 6 है। रखो यहाँ b² कितना हो जाएगा k² हो जाएगा, b² बोला है तो b² कितना हो जाएगा 4k², कितना हो जाएगा 4k² माइनस 4ac, 4 × a कितना है तुम्हारा k है, ये कितना है तुम्हारा k है, और c कितना है 6 है, बराबर कितना 0। कितना हो जाएगा 4k² माइनस कितना 4 छंग 24 के बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 4k² बराबर कितना हो जाएगा 24k हो जाएगा। यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, तो k कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 6। ऐसे ही प्यार से मैथ लगाना आराम से, आपका पीटी में सवाल गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। और पीटी नहीं, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत कारगर वीडियो है आपका। k का उच्चतम मान ज्ञात करो जिसके लिए, अभी उच्चतम मान वो नहीं है अधिकतम मान, यहाँ ध्यान रखना, सवाल अच्छे से पढ़ना कि 2 बराबर हुआ, यहाँ पे क्या बोला है 2 रियल मतलब वास्तविक, बराबर नहीं मतलब वास्तविक और अलग अलग, ये कह रहा है वास्तविक और अलग अलग। रियल का मतलब होता है वास्तविक, बराबर नहीं, वास्तविक और अलग अलग। अब देखो, तो वास्तविक और अलग अलग ये कब होता है, तो मैंने अभी आपको बताया है रियल भी होनी चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। तो बहुत ध्यान, के उच्चतम मान के लिए बोला है। तो बताओ, ये है इक्वेशन x²। अब देखो तुम्हारा ब्रेन चलना चाहिए, इनसे भागना नहीं, इन सवालों से आपका पीछा करेंगे एग्जाम जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अब देखो a बराबर कितना है 1 है, b कितना है बराबर -6 है, और c कितना है तुम्हारा k है। अब सभी भाइयों देखो यहाँ पर क्या करना है कि आपको d के बारे में समझना है, और d जो है वास्तविक मतलब रियल है, रियल मतलब रूट का मान जो है क्या है d से 0 से क्या है बड़ा है, 0 से क्या है, तो तभी तो रियल होगा। जब 0 से छोटा हो जाएगा तो रियल नहीं रह जाएगा, सबसे पहले तो यही कंडीशन है। और 0 हो जाएगा तो बराबर हो जाएंगे, 0 से बड़ा होगा तभी अलग अलग होंगे। तो ये कंडीशन आपको रखनी है। d क्या होता है, ये होता है b² - 4ac, ये बड़ा होना चाहिए किससे 0 से। तो क्या होगा b² मतलब कितना हो गया 36 हो गया, माइनस 4ac तो प्लस 4k हो जाएगा, ये क्या है बड़ा है 0 से।
अब मान लो 36 को लेते हैं, बड़ा है किससे, 4k से। अब 4 9 36, ये 9। अब यहाँ लैंग्वेज है तो कितनी अच्छी, 9 का मान क्या है, k से क्या है, बड़ा है। बोला है k का उच्चतम मान ज्ञात करो जिसके लिए, मतलब जो 9 है 9 से छोटा होना चाहिए। जो k का मान है क्या होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए। 9 से छोटा और k का अधिकतम मान, 9 से छोटा हो और k का अधिकतम हो, कौन सा होगा, 8 होगा। बस ये लेना है, 9 नहीं लेना है, 9 से छोटा हो, बस 9 से थोड़ा छोटा ले लो और k का मान बड़ा हो, है ना। 0 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 9 से छोटा, कौन सा है, 8 है। अब कहोगे 7 भी है, लेकिन हमसे अधिकतम पूछा है इसीलिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है एक रूट इसका ये है, तो अब आसान है, एक रूट हमको दिया है, दूसरा रूट हमसे पूछा है, बस यही उठा के इसमें पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1.5 का कितना होता है, 2.225 हो जाएगा, है ना। और प्लस एम एक्स मतलब कितना, 1.5x हो जाएगा। ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बराबर 0। 24 तो 26 होगा, 1.5x बराबर कितना हो जाएगा, 26.25। ये माइनस हो जाएगा, दशमलव हटा दो, 0 बढ़ जाएगा, ये भी हटा दो और सॉल्व कर लो। तो x बराबर हल करोगे माइनस का 17.5 आ जाएगा। ठीक, 15 देखो, कहता है m के किस मान के लिए इसके रियल इक्वल रूट्स होंगे, रियल भी हों और इक्वल भी हों। सीधी बात है, 0 होगा, d क्या होगा, d 0 करना पड़ेगा। d 0 करना पड़ेगा मतलब यहाँ क्या लेंगे, m स्क्वायर लेंगे, माइनस 4ac मतलब 4 से कुछ 16 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो m है ना, k क्यों लिख किया, देखो रियल इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रियल और इक्वल। तो d का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो b जो तुम्हारा m स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 से कुछ 16 बराबर 0। तो m स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो m बराबर होगा प्लस माइनस 4। तो दोनों मान हो सकते हैं, ये भी है ये भी है। तो हैव रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। यहाँ अगर मैक्सिमम लिखा होता तो प्लस 4 हो जाता ये, और न्यूनतम पूछेगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अधिकतम न्यूनतम होगा तभी ये सेट होगा सवाल। m के किस मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अधिकतम ले लो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये दोनों मान क्या, जब रूट लगाते हैं तो उसके प्लस माइनस 2 मान आते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 समझो क्या कह रहा है। यदि p बड़ा है 0 से, यहाँ लिख दिया देखो, p बड़ा है किससे, 0 से, तो इसके रूट्स पूर्णांक हैं, तो p के कितने मान संभावित होंगे, p के कितने मान संभावित होंगे। अब अगर ऐसा पूछता है तो देखो p क्या है, p जो है ये 0 से क्या है, 0 से बड़ा है। अब यहाँ लगाते हैं इसको, और के रूट्स क्या है, पूर्णांक हैं, सभी रूट्स क्या है, पूर्णांक हैं। तो p के कितने मान, तो इसके हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं। अब देखो इसके लिए ये सवाल इतना बढ़िया है, तो इसको आपको जो चीज़ हमें नहीं पढ़ाएं अभी वो लगाना है। क्या करना है देखो, तो सम ऑफ रूट्स लेने हैं। अगर इसके 2 रूट्स हैं, इसके मान लेते हैं जो रूट्स हैं उसके अल्फ़ा और बीटा हैं। क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ये माइनस बी अपान ए होता है, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ये है सी अपान ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए। अब देखो इक्वेशन तुम्हारी है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस पी बराबर 0। तो जैसे ही मैं यहाँ सम ऑफ रूट्स लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस 11 बटा ए मतलब माइनस 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 क्योंकि ए बराबर 1 है, यहाँ ए बराबर कितना है, 1 है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो तुम्हारा p हो जाएगा, और हमको p का मान निकालना है। अब बताओ 11 लाना है तुम्हें, गुणा करके देखना, तो पहले सम देख लो कितनी कंडीशन होंगी। तो और प्लस में होना चाहिए सब, p का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, नेगेटिव तो होगा नहीं। ठीक, तो क्या करोगे, मान लो लिया 1 तो ये लिया 10, ये लिया 2 तो ये लिया 9, ये लिया 3 तो वो लिया 8। ऐसे करते करते देखो मान कैसे जाओगे, 1 लिया तो 10 हो जाएगा, 2 लिया तो ये 9 हो जाएगा, 3 लिया तो ये 8 हो जाएगा, 4 लिया तो ये 7 हो जाएगा, 5 लिया तो ये 6 हो जाएगा। अब बस इतने मान होंगे, 6 लोगे 5 हो जाएगा, उल्टा वही मान हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 मान होंगे। ये क्लियर, यही इसका सबसे सही तरीका है। p के कितने मान संभावित होंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक, कैसे करोगे, अच्छा यहाँ चीज़ और समझ लो, ये चीज़ और समझना ये है कि अगर मान लो कभी रूट्स दिए हैं, जैसे मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, ये मान लो x दिया है, ये y दिया है, और हमें इक्वेशन बताना है,
तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ लेते हैं सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कंडीशंस होती हैं, ठीक, इसको याद रखना अगर कभी पूछ लेता है। और 3 अगर होती हैं, देखो अगर लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, कभी ऐसे दे दे तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तुम्हारा माइनस का बी अपान ए ही होता है, ठीक है, ये बी अपान ए यही रहता है। और अगर लेता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये तुम्हारा सी अपान ए होता है। अगर पूछता है अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये माइनस डी अपान ए होता है। ये ध्यान रखना, ये तीनों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपान ए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस डी अपान ए बी सी डी। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ऑर्डर बढ़ता रहता है, चाहे इसमें 4 पावर हो चाहे 5 पावर हो, कितना भी लिख दो, ऐसे माइनस प्लस ऐसे चलता है। ठीक, इसको कर लोगे आप सभी। देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ये के रूट्स कैसे होंगे, खाली पूछता है इसके रूट्स कैसे होंगे। तो बी डी बराबर निकाल लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको हल कर लो। तो बी स्क्वायर कैसा है, 64 है ना, और माइनस हो जाएगा 6 4 4ac 3 दूनी 6 6 चौक 24, तो कितना आया 40। अब 40 क्या है, डी का मान क्या है 40 है, क्या है 40, तो 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से क्या है बड़ा है, और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, डी का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सबसे पहले रियल तो होगा, क्या होगा रियल होगा। दूसरा माइनस में नहीं है तो इरेशनल जो है ये नहीं होगा, इरेशनल तो होगा नहीं किसी हालत में, क्योंकि डी का मान क्या है 0 से क्या है, इरेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, लेकिन क्या 40 परफेक्ट है, देखो हाँ समझ लो इरेशनल हो सकता है, क्योंकि मान लो परफेक्ट नहीं है। ऐसे लिखा है एक्स बराबर माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो मान लो ऐसे आ गया मान, आ गया माइनस का 4 ऐसे आ गया, मान लो ये प्लस का रूट 40 ऐसे आ कोई मन आ गया, डी का मान ये 40 है, बटा ये कुछ 5 ऐसे आ गया, मान लो ये मान अगर ऐसे आ गया, सबसे पहले तो ये रियल है, क्या है रियल है, तो रियल तो है, वास्तविक तो है, काल्पनिक तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस का मान नहीं है, आई नहीं आ रहा है, अगर आई आएगा तभी काल्पनिक होगा। दूसरा देखो, दूसरा बोला है क्या इक्वल होंगे, तो इक्वल तो नहीं होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि प्लस माइनस है, क्या है प्लस माइनस है, इक्वल, या भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 2 ऑप्शन ऐसे कट गए। अब आते हैं इन 2 ऑप्शन में, तो अनइक्वल सही है, अनइक्वल सही है। अब आते हैं रियल, रियल है। अब रेशनल और इरेशनल में मुद्दा फंस रहा है। अगर ये परफेक्ट होता, अगर 40 ना आके ये आ जाता 49, क्या आ जाता 49, अगर ये 49 आ जाता तो ये रेशनल हो जाता है, अगर क्या हो जाता है रेशनल, क्योंकि ये 40 आ गया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हो जाएगा इरेशनल, क्या हो जाएगा इरेशनल। यही आपने इसमें पढ़ा है। अभी देखो, अभी जो रूल आपको बताए थे लिखवाए थे ये है सामने, अगर डी का मान जो है क्या है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मान क्या है 0 से बड़ा है, इसको बहुत अच्छे से कॉपी पे लिख लो कहीं पर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा रियल होगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। और क्यों होगा मैंने आपको सब बता दिया है, क्यों होगा आपको मैंने सब, ये 40 है तुम ही बताओ, ये प्लस माइनस होगा तो अनइक्वल होंगे, इक्वल तो काटे दो ऑप्शन, ठीक है। अब रेशनल इरेशनल में फंस रहा है मुद्दा, तो रेशनल कब होता है, जब परिमेय में कब बदलेगा, जब उसका रूट निकल जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा परिमेय हो जाएगा। मान लो यहाँ 49 होता तुरंत 7 हो गया, हल हो गया फटाफट, रेशनल हो गया। परफेक्ट नहीं है, इरेशनल हो जाएगा। चलो देखो फटाफट अगला सवाल 18 नंबर, बस 2-3 सवाल हैं, इनको ख़त्म करते हैं। 3 लगातार 8 के गुणांक का योग, बड़ा आसान है, 3 लगातार, पहला 8x मान लो, दूसरा 8 के गुणांक बोला है 8x + 1 मान लो, और प्लस 8 इंटू, ये तो यार सिर्फ तफरी वाले सवाल हैं आप सभी के लिए कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताओ। तो देखो कितना 8 कॉमन ले लो सब में, तो 8 से भाग कर दो तो x x x कितना हो गया 3x हो गया, और 2 1 3 घटा देंगे बाद में, तो 111 - 3, तो 3x बराबर कितना हुआ 108 हो गया, 3 छंग 3 3 9 36 आ गया x। तो सबसे छोटा गुणांक पूछा, 8 से गुणा कर दो, 8 छंग 48, 8 तो 24 4 28, बस हो गया। 19 नंबर देखो, ये भी बड़ा आसान सवाल है। 2 वर्ग का क्षेत्रफल का योग दिया है 468,
परिमाप का अंतर दिया है 24, दोनों की भुजाएं क्या होंगी, ऑप्शन से कर लो ऐसे सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, A1 स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर, हमको कितना दे रखा है 468 दे रखा है, और दोनों का अंतर परिमाप का 4A1 माइनस 4A2 ये बराबर दे रखा है 24, तो इसका मतलब A1 माइनस A2 बराबर कितना दे रखा है 6। अगर मान लो इसमें रखते भी हो स्क्वायर करके तो A1 गुणे A2 आ जाएगा, A1 गुणे A2 निकाल लेंगे यहाँ से, कैसे, इसका मान यहाँ रख दो स्क्वायर करके, 36 हो जाएगा स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A1 A2 बराबर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या होगा इसका, देखो इसका होगा तुम्हारा A स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो अगर तो क्या बनेगा, हमें A1 A2 चाहिए, बराबर 6 है, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 बराबर 36, तो 468 है, तो 2A1 A2, तो इसमें घटा दो, 8 में 6 गया 2 है ना, और 6 में 3 गया 3, 432, 2 से काटा, 2 दूनी 4, तो 216, मल्टीप्लाई कितना है 216, तो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं है, 6 12 और 16, 16 दूनी 32, या 2 आ रहा है, लाना कितना है 6 लाना है, तो 8 दूनी 16, एक ही मारा है, ठीक, ऐसे हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल 20 नंबर, देखो बेटा कैसे करना है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लिए जाते हैं, तीनों को क्रमशः इससे गुणा करके जोड़ने पर कुछ नहीं है, पहला गुणा 2x है, क्रमागत है तो x प्लस 1 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1, और फिर गुणा कर रहा है 4 से x प्लस 2, इसको भी हल कर लो यार फटाफट, कितना है 56 है, इसको हल करोगे तो कितना 2 3 2 5 4 9x बराबर कितना 56 में कितना घटेगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, कितना 45 बचेगा, तो x कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो पहला 5 6 7 आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो क्लास ली है आपकी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, कौन सी कैसे कंडीशंस हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन कब होता है, किसी इक्वेशन का अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, मैंने इसमें पूरा टॉपिक को कवर कर लिया है, इससे बाहर आपका कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना पेपर से पहले, और इसी में नहीं पीटी में नहीं बाकी एग्जाम्स के लिए भी इसको रिवाइज करते रहना और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। धन्यवाद।